नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने मांग के नियम के विषय में पढ़ा और आपको बताया गया कि मांग और कीमत दोनों का विपरीत और ऋणात्मक संबंध होता है। जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। उसी वीडियो से आगे हमने अपना आज का वीडियो बनाया है, जिसमें हम पढ़ेंगे मांग के नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं, मांग का नियम क्यों क्रियाशील होता है और मांग विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से प्रभावित होती है, किन परिस्थितियों में मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा या मांग अनुसूचियां कितने प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। जैसा हमने मांग का नियम आपको बताया, तो हमने कहा था इकोनॉमिक्स के जितने नियम हैं उसमें सबसे पहले शब्द जुड़ा हुआ रहता है अन्य बातें समान रहने की मान्यता। अन्य बातें समान रहे तो मांग का नियम भी अन्य बातें समान रहने की मान्यता पर आधारित है। अब वे अन्य बातें कौन कौन सी है, उसमें सबसे पहली बात यदि हम देखें तो वो है आय स्थिरता। आय स्थिरता का अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता की आय बदलनी नहीं चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि होती है तो मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। तो मांग का नियम लागू होने के लिए पहली बात यह है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कीमत स्थिरता, यानी जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत ना बदले। यदि उस वस्तु की कीमत बार बार बदलती है तब मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम एक्स जैसे कोई वस्तु खरीद रहे हैं, शक्कर है, गेहूं है, चावल है, जो भी चीज हम वस्तु खरीद रहे हैं या जो भी चीज हम बाजार में डिमांड के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी कीमत थोड़े समय के लिए स्थिर बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात पूरक व प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत स्थिरता। पूरक वस्तुएं आपको पहले भी बताया कि जिन वस्तुओं का प्रयोग हम एक के बदले दूसरे को प्रयोग में नहीं ले सकते, जैसे दाएं बाएं पैर के जूते, जो चीजें साथ साथ काम में ली जाती है। उदाहरण के लिए पेन और स्याही, यदि इन चीजों में से एक की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम होने के साथ साथ दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। तो पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में भी बदलाव नहीं होना चाहिए। प्रतिस्थापन वस्तुएं किससे कहते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं आपको पहले वाले वीडियो में। जो चीजें एक साथ काम में न लेकर हम एक के बदले दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय व कॉफी, गुड़ और शक्कर, ये दोनों एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। यदि इन वस्तुओं की कीमत बदलती है तब भी मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। अर्थात पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत स्थिर रहनी चाहिए, तभी हम मांग के नियम को क्रियाशील कर सकते हैं। नेक्स्ट है रुचि और फैशन स्थिरता। मांग का नियम क्रियाशील होने के लिए चाहिए कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, इसमें भी कोई बदलाव न आए। यदि उपभोक्ता की रुचि बदलती है, उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाए या उसकी पसंद बदल जाए, तब भी हम मांग के नियम को क्रियाशील नहीं कर पाएंगे। तो मांग का नियम जो अन्य बातें समान रहने की मान्यता पर आधारित है, उसके लिए ये मान्यताएं पूरी होना जरूरी है। आय स्थिरता, कीमत स्थिरता, पूरक प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत स्थिरता और रुचि और फैशन की स्थिरता। नेक्स्ट, मांग के नियम के अपवाद। मांग का नियम किन परिस्थितियों में बिल्कुल लागू नहीं होता। यदि अन्य बातें समान रहती है फिर भी किन परिस्थितियों में हम मांग के नियम को क्रियाशील नहीं कर सकते, उसके लिए मांग के नियम से संबंधित कुछ अपवाद जुड़े हुए हैं, उनको हम देखें तो सबसे पहला है प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं। प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं वे होती है जो दिखावे और शान शौकत की होती है, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। ये सारी चीजें तभी दिखावे की मानी जाती है जब इनकी कीमत अधिक हो, और जो धनी व्यक्ति होते हैं वे इनकी मांग तभी करते हैं जब ऊंचे दामों पर बिकती है, क्योंकि यदि इनकी कीमतें गिर जाए तो हर साधारण व्यक्ति भी इनको खरीद पाएगा और इनके द्वारा हम जो प्रतिष्ठा या शान शौकत दिखाते हैं वो खत्म हो जाएगा। तो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। इन वस्तुओं की कीमतें अधिक होने पर इनकी मांग अधिक और इन वस्तुओं की कीमत कम होने पर इनकी मांग भी कम हो जाएगी। दूसरा है अनिवार्य व जीवन रक्षक वस्तुएं। अनिवार्य
जो जीवन जीने के लिए हम अनिवार्य मानते हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान और जीवन रक्षक वस्तुओं में हम दवाइयाँ या अन्य सुरक्षा संबंधी सामग्रियों को लाते हैं, यदि इनकी कीमतें भी अधिक हो जाए तब भी व्यक्ति जीने के लिए या अपने जीवन को चलाने के लिए इन वस्तुओं की मांग करेगा, तो मांग का नियम अनिवार्य और जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में भी क्रियाशील नहीं हो पाएगा। फिर है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं किससे कहते हैं हम, जो मांग के नियम के विरोधी आचरण करती है। जैसे गुड़ को हम गिफिन वस्तु मानते हैं। यदि उपभोक्ता गुड़ की कीमत कम हो जाए तो उसकी डिमांड ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि तब वो क्या है, शक्कर खरीदने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। तो वास्तविक आय बढ़ने के कारण गिफिन वस्तुओं की मांग के संबंध में भी मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। मांग का नियम क्रियाशील होने के लिए वस्तुओं के सामान्य प्रकृति का होना जरूरी है। फिर चौथा, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में कम या अधिक होने की होती है तब भी मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो पाता। यदि किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने की और अधिक बढ़ने की संभावना है, जैसे हम देखते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, ऐसी स्थिति में वर्तमान समय के अंदर बढ़ी हुई कीमतों पर भी इनकी डिमांड बढ़ी दिखाई देती है। कीमतें बढ़ गई है तो इनकी मांग कम नहीं हुई है। तो भविष्य में यदि किसी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो वर्तमान समय की बढ़ी हुई कीमतों पर भी उसकी मांग अधिक होगी और मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो पाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि हमने बताया मांग का नियम कीमत और मांग के विपरीत संबंध को सूचित करता है, लेकिन ये मांग के नियम के अपवाद। इन परिस्थितियों में कीमत घटने पर मांग घटेगी और कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ेगी। तो प्रतिष्ठापूर्ण वस्तुओं, अनिवार्य व जीवन रक्षक वस्तुओं, गिफिन वस्तुओं और भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना हो तो मांग का नियम लागू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मांग का नियम लागू क्यों होता है, क्या कारण है जिसके कारण मांग का नियम क्रियाशील होता है, या मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक बनता है, या मांग वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरता है। दोनों का जवाब एक ही होगा, चाहे हम कहें मांग का नियम क्रियाशील होने के क्या कारण है या मांग वक्र का ढलान ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर क्यों होता है। उसके लिए पहला कारण है सीमांत उपयोगिता आसमान नियम लागू होना। सीमांत उपयोगिता आसमान नियम क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां प्रयोग में लेते हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए कम होती जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँ मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, यदि मैं पानी की एक गिलास पीती हूँ तो मुझे हो सकता है उसमें 50 उपयोगिता लगे, तो दूसरी गिलास में मुझे तुरंत पीने पर अपेक्षाकृत कम उपयोगिता लगेगी, क्योंकि मैं एक गिलास पानी पी चुकी। दूसरी इकाई से मुझे अपेक्षाकृत कम, तीसरी से और कम, चौथी से और कम, और अंततः एक समय ऐसा आएगा जब मेरी प्यास बिल्कुल बुझ चुकी होगी, यानी मुझे पानी की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे ही हम अन्य वस्तुओं के संबंध में भी देख सकते हैं। यदि हमें भूख लगी है, हम खाना खा रहे हैं, अगर हम एक रोटी खाते हैं तो हमें उसके अंदर 100 उपयोगिता लगती है, दूसरी रोटी से कम लगेगी, तीसरी से और कम, चौथी से और कम। तो सीमांत उपयोगिता आसमान नियम ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज की अतिरिक्त इकाइयों को प्रयोग में लेते हैं उनसे मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है, और अगर किसी चीज की अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता हमारे लिए घट रही है तो इसका मतलब हम उनके लिए कम कीमत ही देना चाहिए। व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वो अधिक उपयोगिता के लिए अधिक कीमत देगा और कम उपयोगिता वाली चीज के लिए कम कीमत देने के लिए ही तैयार रहेगा। तो जब मात्राएं या इकाइयां बढ़ेगी तो कीमत कम, क्योंकि उनकी उपयोगिताएं कम हो जाएगी, और जब मात्राएं कम रहेगी तो उपयोगिता अधिक मिलने के कारण व्यक्ति उसकी अधिक कीमत देगा, यानी कम मात्राओं पर कीमत ज्यादा और अधिक मात्राओं पर कीमत कम होने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो सीमांत उपयोगिता आसमान नियम लागू होने के कारण भी मांग का नियम क्रियाशील होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक बनता है। दूसरा कारण है आय प्रभाव। आय प्रभाव कैसे? देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो
उपभोक्ता उसकी अतिरिक्त इकाइयां खरीदने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। कैसे? जैसे किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई उस चीज को हम खरीदते हैं तो 10 रुपया लगता है, लेकिन यदि उसकी कीमत घटकर 8 रुपये रह जाती है तो 10 रुपये 2 रुपया व्यक्ति की अतिरिक्त आय बढ़ गई, यानी अब वो 10 रुपये में उस वस्तु की अधिक इकाइयां खरीद सकता है। तो वास्तविक आय बढ़ जाने के कारण उपभोक्ता उस 10 रुपये में अतिरिक्त इकाइयों की मांग कर लेगा और मांग का नियम क्रियाशील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति या उपभोक्ता हर वस्तु पर कितना खर्च किया जाना है उसकी मात्राएं पहले से ही निश्चित रखता है। यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाने के कारण वास्तविक आय बढ़ने की जो प्रवृत्ति सूचित होती है उससे वो अधिक इकाइयों की मांग करने में सक्षम हो जाता है। तो इस आय प्रभाव के कारण भी मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होगा और मांग का नियम क्रियाशील हो जाएगा। तीसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। उपभोक्ता की प्रवृत्ति महंगी वस्तु को सस्ती से प्रतिस्थापित करने की होती है। हर उपभोक्ता चाहता है कि महंगी को मैं सस्ती से प्रतिस्थापित कर लूं। बाजार में बहुत सारी प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध रहती है, हर चीज के सब्स्टिट्यूट मौजूद है। तो उपभोक्ता जब सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु दोनों का प्रतिस्थापन करता है तो सस्ती वस्तुओं की डिमांड मार्केट में ज्यादा आती है और महंगी वस्तुओं की डिमांड बाजार में कम आती है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग का नियम क्रियाशील होगा। नेक्स्ट है क्रेताओं का संख्या परिवर्तन हो जाना। इसके कारण भी मांग का नियम क्रियाशील होता है। क्रेताओं की संख्या परिवर्तन का कारण ये होता है कि जब वस्तु की कीमत गिरती है तो अनेक ऐसे उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे अब उस वस्तु को खरीद पाने में सक्षम हो जाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे पहले शक्कर की कीमत 50 रुपए किलो थी, लेकिन यदि अब गिरकर 35 रुपए किलो हो जाती है तो जो व्यक्ति 50 रुपए के कारण शक्कर नहीं खरीद पा रहे थे अब वह 35 रुपए हो जाने के कारण उसको खरीद पाने में सक्षम है, तो वे उसको खरीदने के लिए आगे आएंगे। यानी पहले शक्कर के जितने क्रेता थे उससे उसकी क्रेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत घटने पर क्रेताओं की संख्या बढ़ेगी और वस्तु की कीमत बढ़ने पर जो क्रेता पहले से खरीद रहे थे वे भी उस बाजार में हट जाएंगे, क्योंकि महंगी होने के कारण हो सकता है वो उनकी आय सीमा में नहीं आ रही है और वो उसको खरीदना बंद कर दे। तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो क्रेताओं की संख्या घटने लगेगी और यदि किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो क्रेताओं की संख्या बढ़ने लगेगी। तो क्रेताओं की संख्या परिवर्तन के कारण भी मांग का नियम क्रियाशील होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक बनेगा या वो ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरेगा। फिर ये तो थे मांग के नियम से रिलेटेड बातें कि मांग का नियम क्या है, मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, मांग के नियम के अपवाद क्या है और मांग का नियम क्यों क्रियाशील होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है मांग से रिलेटेड वो है मांग अनुसूची और प्रकार। मांग अनुसूची किसे कहेंगे और मांग अनुसूची कितने प्रकार की होती है। मांग अनुसूची जिसे हम मांग तालिका भी बता सकते हैं या मांग तालिका भी कह सकते हैं। जब हमने मांग का नियम पढ़ा तब हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एक तरफ कीमत लिखी गई थी और दूसरी तरफ मांग मात्रा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक तरफ कीमत है दूसरी तरफ मांग है। इस प्रकार जब हम कीमत और विभिन्न मांग मात्राओं को तालिका की सहायता से प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम कहते हैं मांग अनुसूची। इसके अंदर कीमत बताइए 1 2 3 4 5 और मांग बढ़ रही है। कीमत वृद्धि के साथ ही मांग मात्राओं पर घटना। हम कोई भी मांग अनुसूची लिखें इसके लिए आप संख्याएं मन से लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कीमत बढ़ाने के साथ ही आपको मांग घटा के लिखना होता है, क्योंकि हम मांग के नियम में ये क्लियर कर चुके हैं कि कीमत बढ़ने के साथ ही मांग में लगातार कमी होती रहती है। तो जब हम कीमत और मांग मात्राओं को तालिका की सहायता से प्रस्तुत करते हैं तो उसको हम कहेंगे मांग अनुसूची। अब मांग अनुसूची के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार से, एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची और दूसरा है बाजार
व्यक्तिगत मांग अनुसूची मतलब व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका वो एक उपभोक्ता की मांग और कीमत के साथ उसके संबंध को सूचित करेगी। जब हम बाजार में केवल एक ही उपभोक्ता की विभिन्न प्रकार की दी हुई कीमतों पर मांग मात्राओं को प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। जैसा कि आप इस तालिका में देखें, उपभोक्ता ए लिखा हुआ है। उपभोक्ता ए मतलब ए कोई एक उपभोक्ता है, उसकी दी हुई कीमतों पर किसी वस्तु के संबंध में मांग की मात्राएं ये है। वो 50 इकाइयों की मांग करता है 1 रुपया कीमत स्तर पर, 2 रुपया होने पर 40 इकाइयों की मांग करता है, 3 रुपया होने पर 30, 4 रुपया होने पर 20 और 5 रुपया होने पर 10 इकाइयों की मांग मात्रा प्रस्तुत करता है। तो जब हम बाजार में केवल एक ही उपभोक्ता की विभिन्न दी हुई कीमतों पर मांग मात्राओं को प्रस्तुत करेंगे तो वह कहलाएगा व्यक्तिगत मांग अनुसूची। और जब हम इस तालिका के आधार पर वक्र का निर्माण करते हैं तो वो कहलाएगा व्यक्तिगत मांग अनुसूची वक्र। जैसा कि आपको इस रेखा चित्र से स्पष्ट है, ओ एक्स अक्ष पर कीमत बताई गई है, ओ वाई अक्ष पर मांग मात्राएं। यह है उपभोक्ता ए का व्यक्तिगत मांग अनुसूची वक्र है जो इस तालिका के आधार पर निर्मित किया गया है। नीचे ओ एक्स अक्ष पर कीमत, ओ वाई अक्ष पर मांग मात्राएं। पहले आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख लेना है। आपने विभिन्न ग्राफ बनाए होंगे मैथ्स में भी, ठीक वही है ग्राफ बनाने का तरीका। 1 पे आपको 50 का निशान लगाना है, 2 पे 40, 3 पे 30, 4 पे 20, 5 पे 10। डॉट लगाने के बाद जो रेखा डॉट से मिलेगी और इस आधार पर जो वक्र बनेगा वो कहलाएगा व्यक्तिगत मांग अनुसूची वक्र। दूसरा मांग अनुसूची का जो प्रकार है वो है बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची चूंकि बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही उपभोक्ता नहीं होता, बाजार में किसी वस्तु के बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं और दी हुई कीमतों पर वे अपनी किसी वस्तु के संबंध में अलग अलग मांग मात्राएं बताते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बाजार में शक्कर की जितनी कीमतें दे रखी है उसके आधार पर मेरी मांग अलग हो सकती है, आपकी मांग अलग हो सकती है, तीसरे पर्सन की मांग अलग हो सकती है, चौथे की अलग। तो बाजार में किसी वस्तु का एक उपभोक्ता नहीं होता, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं। तो यदि बाजार में किसी वस्तु के जितने उपभोक्ता हैं वो किसी वस्तु के संबंध में जितनी मांग प्रकट कर रहे हैं, यदि हम उन मांग मात्राओं को जोड़ लें तो जो मांग बनेगी वो कहलाएगी हमारी बाजार मांग। जैसा इस तालिका और रेखा चित्र से हम बाजार मांग अनुसूची को स्पष्ट करेंगे। इस उदाहरण में हमने माना है कि बाजार में किसी वस्तु के 3 उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता ए, उपभोक्ता बी, उपभोक्ता सी। आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी उपभोक्ताओं को इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ 3 उपभोक्ताओं को शामिल किया है, उपभोक्ता ए, उपभोक्ता बी, उपभोक्ता सी। इनके लिए किसी वस्तु के संबंध में जो कीमतें दे रखी है उनकी अलग अलग मात्राएं प्रकट की गई है। पहला वाला उपभोक्ता ए का मांग वक्र है, दूसरा वाला उपभोक्ता बी का मांग वक्र है और तीसरा वाला उपभोक्ता सी का मांग दर्शाया गया है। कीमत 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे समय में उपभोक्ता ए पहली कीमत पर 50 इकाइयों की मांग प्रस्तुत करता है, कीमत 2 रुपये स्तर पर 40 इकाइयों की मांग करता है, 3 रुपये पर 30, 4 पर 20, 5 पर 10। लेकिन उसी वस्तु के संबंध में उपभोक्ता बी 1 रुपये कीमत स्तर पर 45 इकाइयों की मांग, 2 रुपये कीमत स्तर पर 30 इकाइयों की मांग, 3 रुपये कीमत स्तर पर 20 इकाइयों की मांग, 4 रुपये कीमत स्तर पर 15 इकाइयों की मांग, 5 रुपये पर 5 इकाइयों की मांग करता है। लेकिन उसी वस्तुओं के संबंध में देखिए उपभोक्ता सी की मांग अलग प्रकार से दिखाई देगी। कैसे? वो 1 रुपये कीमत स्तर पर उसी वस्तु की 40 इकाइयों की मांग कर रहा है, 2 रुपये पर 30 इकाइयों की मांग कर रहा है, 3 रुपये पर 25 इकाइयों की मांग कर रहा है, 4 रुपये पर 15 इकाइयों की मांग कर रहा है और 5 रुपये पर 10 इकाइयों की मांग कर रहा है। ऐसे यदि किसी वस्तु के 3 उपभोक्ता हैं और उन्होंने अपनी अपनी मांग बता रखी, यदि हम इन मांग मात्राओं को जोड़ ले, मतलब 1 रुपये कीमत स्तर पर बाजार की टोटल मांग यदि हमें निकालनी है तो 50, 45, 40 इन तीनों को यदि हमने जोड़ा है तो टोटल हमारी बाजार मांग 135 आ गई है। बाजार मांग निकालने के लिए हमें उपभोक्ता ए, उपभोक्ता बी, उपभोक्ता सी इन तीनों ही
दिया है। अब देखिए उपभोक्ता बी, उपभोक्ता ए और उपभोक्ता सी के द्वारा 1 रुपया कीमत स्तर पर टोटल की गई मांग है 135, 2 रुपए पर बाजार मांग 100, 3 रुपए पर 75, 4 रुपए पर 50 और 5 रुपए पर 25 हो जाएगी। हमारा जो बाजार मांग वक्र है वो इसी तालिका के आधार पर निर्मित किया गया है, जहां हमने ओ अक्ष पर कीमत दर्शाई है, ओ वाई अक्ष पर बाजार मांग मात्रा है। हमारे जो पैमाने के मापदंड है बाजार मांग मात्राओं के आधार पर आपको लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये कीमत स्तर है। हमने 25-25 से डिफरेंस से ओ वाई अक्ष पर पैमाना लिया है 25, 50, 75, 100, 125 एंड 150। अब देखिए आप 1 रुपया कीमत स्तर पर टोटल बाजार मांग की 135, हमने यहाँ 135 का निशान लगाया पहले। 2 रुपए कीमत स्तर पर मांग है हमारी 100, ये 100 पे दूसरा निशान लगाया हमने। 3 रुपए कीमत स्तर पर 75 है, हमने 75 का निशान लगाया है। 4 रुपए कीमत स्तर पर बाजार मांग है हमारी 50, ये 50 का निशान लगाया हमने। और उसके बाद 25 और इनको जब हम पटरी और पेंसिल की सहायता से जोड़ लेंगे तो जो चित्र हमारे सामने होगा या जो वक्र हमारा बनेगा वो कहलाएगा बाजार मांग वक्र। इस प्रकार मांग अनुसूचियां 2 प्रकार की हुई, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची, और इन अनुसूचियों के आधार पर निर्मित होने वाले वक्र व्यक्तिगत मांग अनुसूची मांग वक्र और बाजार अनुसूची मांग वक्र के आधार पर निर्मित किया गया है। आज यहीं तक। अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सूचित करें। धन्यवाद।